हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट एग्जाम में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो अभी से आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया हुआ है कि ए जल की अपेक्षा वायु में ध्वनि अधिक तेजी से करती है। वायु में ध्वनि अधिक तेजी से करती है। आर्द्र माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर आर सही है। ठीक है, कारण यहाँ पर सही है, लेकिन जो अभी कथन दिया हुआ है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, आर सही है लेकिन एक गलत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि तरंग है ये कैसी तरंग होती है। जो ध्वनि तरंग होती है कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है, यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट है, मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग है। कौन सा भाग है, क्षुद्रांत्र है। बी आंसर यहाँ पर सही है। क्षुद्रांत्र में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। और जो वसा का पाचन होता है ये कहाँ से आरंभ होता है, आमाशय से। पाचन कहाँ से आरंभ होता है, आमाशय से। परंतु जो इसकी प्रक्रिया होती है प्रमुख रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। जो इसकी प्रक्रिया होती है कहाँ पर संपन्न होती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में संपन्न होती है। आप सभी लोग कहीं भी क्लास कर रहे हो लेकिन आप सभी लोग पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है, कैटरपिलर झिल्ली रेशम कीट। कैटरपिलर को क्या कहते हैं, झिल्ली या रेशम कीट। जिस पदार्थ के बने रेशे श्रावण करते हैं वह है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, प्रोटीन। आप सभी ने पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में आप सभी को बताया था कि रेशम दो प्रकार के होते हैं। एक जो फाइब्रोइन होता है। रेशम कितने प्रकार के होते हैं, रेशम होते हैं दो प्रकार के। पहला क्या है, फाइब्रोइन। पहला है फाइब्रोइन। पहला है फाइब्रोइन, लिख लीजिएगा। पहला फाइब्रोइन है और दूसरा है सेरिसिन। दूसरा है सेरिसिन। आपसे पूछा जाए कि फाइब्रोइन का परसेंटेज क्या है, फाइब्रोइन का परसेंटेज है 75 से 80%। 75 से 80%। और सेरिसिन का परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 20 से 25%। 20 से 25%। नेक्स्ट है, कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसका कारण यह है कि, इसका कारण क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, जो मानव हृदय में धमनियां होती है, धमनियों की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। धमनियों की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। यहाँ पर पतली लिखा है, गलत हो जाएगा। धमनियां मोटी और प्रत्यास्थ होती, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर इनमें वाल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें वाल्व नहीं होते हैं और इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। इनमें रुधिर क्या है, उच्च दाब पर बहता है, बिल्कुल सही है। ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के भिन्न भागों तक ले जाते। और यहाँ पर क्या लिखा है, एकत्र। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या सही है, मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है, बिल्कुल सही है। इनमें वाल्व नहीं होते, ये भी सही है। और उच्च दाब पर बहता है, जो रुधिर होता है उच्च दाब पर बहता है, ये भी सही है। और ये रुधिर को हृदय से दूर के भिन्न भागों तक ले जाती है, भिन्न भागों तक ले जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, थर्ड। यहाँ पर लिखा है भित्तियां मोटी होती है, इनमें जो रुधिर होता है निम्न दाब पर बहता है। निम्न दाब नहीं होगा, उच्च दाब पर बहता है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और हृदय से शरीर के भिन्न भागों तक ले जाती है।
नेक्स्ट है मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग है। वास्तविक मार्ग क्या होता है? लास्ट में क्या होगा? मूत्र मार्ग होगा, मूत्र नली नहीं होगा। तो ये लास्ट के तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहले क्या होगा? वृक्क होगा, उसके बाद में मूत्र नली होगा, मूत्राशय नहीं होगा। ठीक है, मूत्र नली होगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, वृक्क, मूत्र नली, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है कोई ट्रेन किसी स्टेशन ए से 6/10/2021 को 22:15 बजे चलकर किसी अन्य स्टेशन बी पर 8/10/2021 को 4:15 पर पहुंचती है। यदि इन स्टेशनों के बीच की दूरी 1890 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? यहाँ पर आप सभी को बताना है ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। 6-2-8 होता है, 7 जो होगा, 7 जो डेट 7 होगी इसका 24 घंटे का समय पूरा ऐड होगा तो 24 घंटे ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 24 बजने में कितना समय शेष है? 22, 23, 24, तो 1 घंटा 45 मिनट शेष है। तो आपको क्या करना है? 1 घंटा 45 मिनट ये ऐड कर लेना है और साथ में 4:15, 4:15 यहाँ पर कितना हो गया? 5 घंटा 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 6 घंटा ये हो जाएगा और 24 ये है, तो 24 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 1890 को 30 से भाग करना है, 1890 को 30 से भाग करना, 0 0 कट हो जाएगा, 3 6 18 और 3 3 9 63 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है सदैव आभासी एवं वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आकार में तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल लेंस होता है आभासी एवं वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है, ए और बी। ठीक है, सी और डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सी और डी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस है ये वास्तविक और आकार में आवर्धित यहाँ पर नहीं होगा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जाति जीव जंतु का उल्लेख करती है। यहाँ पर लिखा है केवल, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाली एक विशेष प्रजाति की यहाँ पर बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही है, सी और डी। ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणी जात की प्रजातियों का उल्लेख करती है। यह वनों में सबसे अधिक होती है। यहाँ पर आपका आंसर सी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट है कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन चुनिए। कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो गलत कथन यहाँ पर आपका बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये भी आप सभी लोग देख लीजिए। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्त दोनों होती है। पादप कोशिका में यहाँ पर कहा है कि कोशिका झिल्ली नहीं होती है, कोशिका भित्ति उपस्थिति होती है, ये यहाँ पर आपका सही है। जो गलत है ये क्या है? यूरोन की आकृति तकली के जैसे होती है। स्पाइंडल यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर जो यूरोन की आकृति होती है कैसी होती है? शाखित वृक्ष के समान होती है। आकृति कैसी होती है? शाखित वृक्ष के समान होती है। ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा। जो आपका आंसर यहाँ पर गलत है
बी और डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, बी और डी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के संदर्भ में सही है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के बारे में पूछा गया है, आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। श्वसन रात और दिन में होता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल दिन के समय होता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल दिन के समय होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। अतिसार और मलेरिया किससे होने वाले रोग है? प्रोटोजोआ से। किससे होने वाले रोग है? प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर पहला गलत हो जाएगा। टाइफाइड और क्षय रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड और क्षय जीवाणु द्वारा होता है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा और खसरा किससे होता है? विषाणु जनित रोग है, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। पोलियो और जुकाम जो होता है विषाणु जनित रोग है। सी और डी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है, कौन से है? परिरक्षण के रूप में किया जाता है, क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट है। मेटा बाइसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, Na2S2O3 होता है, ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा। और सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या होता है? ये भी आप सभी लोग लिख लीजिएगा, सूत्र पूछा जा सकता है, C6H5COONA होता है, Na होता है। नेक्स्ट है, दिए गए बलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कि इसमें जो बल है वो कौन से है? जो चुंबकीय बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है और स्थिर वैद्युत बल है। ये किसके उदाहरण है? असंपर्क बल के उदाहरण है। असंपर्क बल के उदाहरण है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, असंपर्क बल। और जो पेशीय बल है व घर्षण बल जो है, जो ये दोनों बल है, ये किसके उदाहरण है? ये संपर्क बल के उदाहरण है। ठीक है, ये संपर्क बल के उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, डी और ए। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बी, डी, ई तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट है, जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन की नली क्या हो जाती है? यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाती है, जबकि कपड़ा क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पॉलीथीन की जो नली है वो क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी, और जो ऊनी कपड़ा है वो धनावेशित हो जाएगा। जो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। जो ये प्रक्रिया है क्या कहलाती है? आवेश का स्थानांतरण। ठीक है, आवेश का स्थानांतरण कहलाती है, लिख लीजिएगा। जो ये प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? आवेश का स्थानांतरण। नेक्स्ट है, कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और तदनुरूपी परिवर्तित किरण के बीच का कोण होगा। तो यहाँ पर बताना है, देखिए ये कोण किस प्रकार से बनेगा। आप सभी ने पढ़ा है कि ये कोण इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये कोण इस प्रकार से, जो ये वाला कोण होगा ये क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। आपसे ये वाला कोण पूछा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा गया है, 100 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, यकृत होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 22 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होती है 22 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? मुकुलन। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, मुकुलन। नेक्स्ट है, विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से क्या कभी भी सही नहीं हो सकता है? क्या कभी भी सही नहीं हो सकता है, ये बताना है। यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है केवल इंद्रिय जनित आंकड़ों पर निर्भर है। जो विज्ञान है केवल इंद्रिय जनित आंकड़ों पर निर्भर है, जो कभी भी सही नहीं हो सकता है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है? यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, विवादास्पद मुद्दों से बचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है? वैज्ञानिक प्रक्रिया की सही व्याख्या कौन करता है? यहाँ पर कहा गया है कि यह विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित 7 चरणों का एक निश्चित क्रम है। वैज्ञानिक प्रक्रिया में बताया गया है कि निश्चित क्रम है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह विचारों का एक संयोजन है। जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है विचारों का एक संयोजन है, जिनका किसी निश्चित क्रम में होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही है। ये क्या है? जो वैज्ञानिक प्रक्रिया की सही व्याख्या जो कथन कर रहा है वो क्या है? विचारों का संयोजन है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है जिनका किसी निश्चित क्रम में होना आवश्यक नहीं है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही होगा, तर्कसंगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण गढ़ना। यहाँ पर कहा गया है कि इंद्रियों का सक्रिय उपयोग करना, भौतिक जगत के कुछ पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए इंद्रियों का सक्रिय उपयोग करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि अवलोकनों में निजी पूर्वाग्रहों को कम से कम जगह देने की विधि है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एकमात्र सदैव गलत होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों की विज्ञान को समझाने और सुगमता पूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करने में निम्न में से कौन सी योजना उपयुक्त नहीं होगी? यहाँ पर बताना है कि क्या उपयुक्त नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि विज्ञान प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाएं रखना, जिन विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचि नहीं है उनसे मध्यम दर्जे की अपेक्षाएं रखना। जिनकी रुचि नहीं है आप उनसे मध्यम दर्जे की अपेक्षाएं रखेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से क्या सहायक नहीं है? सहायक क्या नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी प्रदत्त कार्यों को समय पर जमा करें। प्रदत्त कार्यों को समय पर जमा करने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावपूर्ण सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए समूह कैसा होना चाहिए? समूह कैसा होना चाहिए? विषमरूप और छोटा होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।